यह ज्ञान की दुनिया, यहाँ दुनिया का ज्ञान। एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का बहुत बहुत स्वागत है। माननीय, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन है। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी आपका। माननीय, आपकी अत्यंत गरिमामय उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। वी एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम to respected Dr. R.S. Paroda ji, former Secretary DARE and former DG ICAR and Chairman Trust for Advancement of Agricultural Sciences, TAS, New Delhi. We also extend a very warm welcome to respected Dr. Himanshu Pathak, Secretary Department of Agriculture Research and Education, DARE, and DG Indian Council of Agricultural Research, ICAR. And Dr. Oliver Brett, Practice Manager, Agriculture and Food Global Practice, the World Bank, Washington, USA. We extend a very warm welcome to you, sir. We welcome Dr. R.C. Agrawal, DDD, Agricultural Education and National Director, National Agricultural Higher Education Project, ICAR, New Delhi. And we have amongst us Dr. Rajendra Prasad, Director, ICAR, Indian Agricultural Statistics Research Institute, New Delhi. We extend a very warm welcome to the dignitaries on the dais. We extend a very warm and hearty welcome to all the distinguished guests and participants of this 3 days conference. तो आइए इस महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण अवसर का शुभारंभ करते हैं ICAR सॉन्ग से, जो देश के लिए समर्पित ICAR की भक्ति से हमें शक्ति और ऊर्जा से भर देता है। Now the ICAR song will be played. जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की। कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दूध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन। वैज्ञानिक विधि नव तकनीके, पारिस्थितिकी का संरक्षण। शस्य श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक। हर पथ पर है मित्र कृषक की, शिक्षा शोध प्रसार सकल तक। आशा स्वावलंबित भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की। In India, as a part of our rich tradition, we begin any auspicious occasion with the lighting of the lamp. मेरा विनम्र निवेदन है माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, आपसे कि कृपया मणिदीप को प्रज्वलित करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डेस्क टू काइंडली जॉइन हिम फॉर दिस इनॉग्यूरल सेरेमनी. There is an ancient prayer in the Indian culture, Asato ma Sadgamaya, Tamaso ma Jyotirgamaya, which means lead me from unreal to real, from the darkness of ignorance to the light of knowledge and wisdom. महादेवी वर्मा की बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं. मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल. कहते हैं मणिदीप को जलाने से ऊपर वाले का आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं साथ जुड़ जाती हैं, माहौल ईश्वरीय हो जाता है, रूहानी हो जाता है. और किसी भी कार्यक्रम की सफलता में ऊपर वाले का आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं दोनों ही अगर जुड़ जाएं तो वो कार्य अवश्य ही सिद्धि की ओर जाता है.
Let us seek the blessings of the Almighty and pray to the goddess of knowledge and wisdom, माँ सरस्वती। आइए सुनते हैं सरस्वती वंदना। मंगल ज्योति जलाओ, मंगल ज्योति जलाओ, मंगल ज्योति जलाओ, मंगल ज्योति जलाओ। दीपों की माला, जगने दीपों की माला, घर घर में पहले उजिया, नए वर्ष की नूतन सजा, नूतन सजा, मंगल ज्योति जलाओ, मंगल ज्योति जलाओ। भेदभाव की भीत गिराओ, भेदभाव की भीत गिराओ, उनमें विश्वास जगाओ, भेदभाव की भीत गिराओ, उनमें विश्वास जगाओ। नौ मन नव रस तरंगे नए तराने गाओ, नए तराने गाओ, नए तराने गाओ। मंगल ज्योति जलाओ, मंगल ज्योति जलाओ, मंगल ज्योति जलाओ, मंगल ज्योति जलाओ। सरस्वती This was presented by Badshah Arts Group. Thank you. And now, to celebrate the International Year of Millets, we have millets cake, which will be cut by the Honorable Minister. माननीय मंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है, यहाँ पर मिलेट केक मौजूद है। आपसे निवेदन है, कृपया इस मिलेट केक को काटकर इंटरनेशनल मिलेट वर्ष जो हम मना रहे हैं, उसके सेलिब्रेशन में, उत्सव में हम सब शामिल हो जाएं। एक यूनिक चीज़ है, दिस इज़ द केक ऑफ मिलेट्स। And this is prepared by the students of Udaipur, University of Udaipur. जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत होना चाहिए। श्री अन्न की उपमा दी गई है मिलेट्स को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा।
और माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस केक को काटा जा रहा है टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। बहुत बहुत बधाई। वेरी यूनिक जेस्चर एक्चुअली, बहुत ही अद्वितीय एक सुंदर सा आयोजन मिलेट केक को काटने का। और हम सभी क्यूरियस हैं कि मिलेट केक बनता कैसे है, लगता कैसे है खाने में, टेस्ट में। आज के हेल्दी वातावरण में और पर्यावरण को भी सुकून देना है हमें, तो उसके लिए मिलेट्स की बहुत अहमियत है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हम सबको प्रेरणा देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमारी संस्कृति की खासियत ये है कि हम स्वयं को ब्रह्म मानते हैं, अतिथि को देवता मानते हैं और पृथ्वी को परिवार मानते हैं, यानी वसुधा को कुटुंब मानते हैं। We would like to welcome the esteemed guests present on the dais with plant and shawl. हम निवेदन करते हैं रिस्पेक्टेड डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, सेक्रेटरी डेयर एंड डीजी ICAR आपसे कि कृपया माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को शॉल भेंट करें और स्वागत करें उनका पौधे से। पौधा हरियाली का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है, सौजन्यता का प्रतीक है। और अब हम निवेदन करते हैं आपसे ही डॉक्टर पाठक की कृपया डॉक्टर RS परोदा का स्वागत करें, उन्हें शॉल और पौधा भेंट करके। मे आई रिक्वेस्ट डॉक्टर पाठक टू काइंडली वेलकम रिस्पेक्टेड डॉक्टर RS परोदा विद प्लांट एंड शॉल। एंड वी से अतिथि देवो भव। थैंक यू डॉक्टर पाठक। And now I request Dr. R.C. Agrawal, DDG Agricultural Education and National Director NAHEP ICAR, to welcome Dr. Oliver with plant and shawl. Dr. Agrawal is again requested to welcome Dr. Himanshu Pathak with plant and shawl. Now I call upon Dr. Rajendra Prasad, Director IASRI, to welcome Dr. R.C. Agrawal. The plant indicates the progress. हमें गर्व है कि हमारी कृषि आत्मनिर्भरता का पर्याय है। हमारी कृषि टेक्निक्स हमेशा रिफाइंड होती रही और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का अनुसरण करते हुए निरंतर आत्मनिर्भरता का परचम बुलंद करते रहे। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र, आज़ादी के अमृत महोत्सव का संकल्प और G20 की सुगंध से सुवासित है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन कृषि की उच्च शिक्षा प्रणाली में ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा तोहफा है। The focus of this conference is to learn, collaborate, and develop a next generation state-of-the-art blended education system for higher agricultural education in agriculture. May I now request Dr. R.C. Agrawal, DDG Agricultural Education and National Director, National Agricultural Higher Education Project, ICAR New Delhi, to kindly deliver welcome address and give the opening remarks. कृपया स्वागत भाषण और opening remarks के लिए पधारें। परम आदरणीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र तोमर साहब, हमारे महानिदेशक और सेक्रेटरी डेयर पाठक साहब, डॉक्टर परोदा साहब जो कि पूर्व में महानिदेशक रह चुके हैं और सेक्रेटरी डेयर भी रह चुके हैं, हमारे मध्य उपस्थित Dr. Oliver Brad, who is the program practice manager in the World Bank in Delhi office. My colleague Dr. Rajendra Prasad,
esteemed audience, I see in the audience Professor Abhi Singh, the Padma Bhushan, Professor P.L. Gautam, former Director General Secretary dear Dr. Tirupati Mahapatra ji, our Horticulture Commissioner Dr. Prabhat Kumar, all our DDGs, our so many guests, and specifically I would like to name few. We have from the World Bank Task Team Leader, Mr. Backjord. We have the head of all the land-grant universities in the US, and we have with us Mr. Douglas Steele, he's from US. We have persons from the Australia, Taiwan, persons from Australia, many countries here, and our senior officers from ICR, and dear Madam Alka Arora ji. I see a lot of other esteemed colleagues here from universities, vice chancellors, our PIs, our students, our other NHEP staff, the staff from our education division, and all others who are present today. It is really a matter of great pride. बहुत ही सौभाग्य का दिन है आज, बड़ी खुशी का दिन है आज कि हम लोग विश्व में पहली बार ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस अगर हो रही है तो हमारे यहाँ इंडिया में हुई है, और इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसकी हमें स्वीकृति दी। जब मैंने फाइल भेजी तो तुरंत बिना कुछ समय लगाए उन्होंने इसका हमें अनुमोदन दिया और कहा कि नहीं, बहुत अच्छा काम है, आप इसको करिए, वी शुड कैरी ऑन दिस इम्पोर्टेंट वर्कशॉप। सो सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर ऑलरेडी जो बेस वर्क है वो हम सब कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, आपके कर कमलों से कृषि मेघ हमने लॉन्च किया, एग्री दीक्षा पोर्टल हमने सर लॉन्च किया, और स्मार्ट क्लासरूम सर लॉन्च किए आपके दिशा निर्देश में। तो जो ब्लेंडेड लर्निंग के लिए वट एवर प्लेटफॉर्म इज रिक्वायर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, दैट ऑलरेडी वी हैव इन प्लेस। और आज हम लोग एक ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेंगे अभी इस इनॉग्रल प्रोग्राम में। इसके अलावा सर कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी हमने बहुत ध्यान दिया है, बिकॉज दैट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म। एंड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, एज आई टोल्ड इन द मॉर्निंग, 1000 students we have already sent to different countries. We have sent around 400 faculty to different countries. We have invited many international experts to our different universities, so that our system becomes vibrant and is ready to fight any situation, any difficult situation in the future. Any lockdown, any natural calamity, whatever comes, our students should not suffer. They should get all kind of exposure. Like today we could see augmented reality, virtual reality. If you just put those equipments in your eyes, then you can really virtually see practical. You can move your hands, and you can do a lot of things. So that kind of things now we are trying to move ahead, because in the times to come, I think we all have to come close to the technology. We all have to adopt the technologies. The technology means we have to just adopt the artificial intelligence. We have to adopt these drones. We have to adopt whatever technology comes. Then only we can talk for the more productivity, more production, with the less investment and less manual labor. Many kind of things. So all that is possible through this blended learning platform. All that is possible through such kind of conferences where we get a lot of ideas. So sir, in these 3 days, 3 दिन के कार्यक्रम में सर हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक रिकमेंडेशन बना के आपके समक्ष दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से सर प्रस्तुत करें, और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट एक टाइम बाउंड मैनर में करें, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का, और उसको एग्रीकल्चर एजुकेशन में कैसे हम करें, तो इसके लिए हमने स्कूल एजुकेशन में सर पहले ही जो आपने सर एक वर्कशॉप इनोवेट की थी, उसकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पर एनसीईआरटी ने ऑलरेडी एक कमेटी बनाई है, और वो सर काफ़ी एडवांस स्टेज पर है कुरिकुलम बनना, और बहुत सारे सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से हमने कदम लिए हैं,
और उनको हम कार्यान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज पॉइंट्स, and very soon, sir, you will see that we are 100% compliant with this national education policy. And for that, we will need support from all corners, and we really want to make our country as a global hub, as our Honorable Prime Minister says, Vasudhaiv Kutumbakam. So that means this whole entire world is one family. And for that, we want to make this agricultural education system also as one world by integrating with all the universities wherever they exist. And then we can really say that we can make this system more relevant with the quality education, more relevant education. और इसके लिए सर मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का सर, सभी हमारे जो विजनरीज बैठे हैं डाइस पर और जो ऑफ द डाइस बैठे हुए हैं, सभी का जिन्होंने हमें एक इस प्लेटफॉर्म तक लेके आए सर, और हमें ये एक दिशा दी और अभी हमें सपोर्ट करते हैं सभी लोग, और सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं. और मैं इसके साथ ही सर पुनः आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहां आए, और स्पेशली सर मिलेट केक काटने के लिए भी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे स्टूडेंट्स ने ये केक, इतना स्वादिष्ट केक बनाया था, तो मुझे लगा कि इसका भी अगर इसका शुभारंभ केक कट कर हो माननीय मंत्री जी से, तो बहुत अच्छा हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जाएगा. धन्यवाद, नमस्कार. Thank you, Dr. Agrawal. May I now request Dr. Oliver Brett, Practice Manager, Agriculture and Food Global Practice, the World Bank, Washington, USA, to kindly give his special remarks and address on the occasion. Good afternoon. Thank you very much. Honorable Minister Shri Tomar, Dr. Agrawal, Dr. Patak, Dr. Prasad, Dr. Paroda, ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here today. In preparing for this talk, I was thinking of how best to start, and I think the only way I can really stress the importance of this conference is by saying one sentence maybe from myself. I come from a country where the Federal Research Center is also of ultimate importance, and then being able to talk in front of an audience that is led by, and we've got the invitation by ICAR, is very important for me. So I'm really proud that I can be here for that. We from the World Bank have a long and mutual engagement with ICAR and in the agricultural sector in India. And this is a very important partnership for us. And I just want to highlight some of the findings so that you understand on how we look at this. I want to start with talking a little bit about the achievements of the National Agricultural Higher Education Project, or many people know it as NAHEP, because it is impressive what it has achieved. Most or almost all of the targets have been above what was conceived at the beginning of this engagement. It significantly exceeded its targets on the quality of students entering agricultural universities. I think that's a very important milestone. It ranks above its goals for job placement rate after graduation. I think in these days where job loss, where work is important, it's a very important signal that these results have shown. It is high marks on faculty research effectiveness. The total number of beneficiaries was almost 4 times the original target when this engagement started. So very impressive numbers. In terms of the immediate results that we can already see, the project was particularly successful in increasing the number of cutting-edge industry sponsors, projects, and positions. I think helping the universities obtain accreditation and autonomy was another important step that this activity achieved. If you look a little bit internal,
the satisfaction within ICAR's quality assurance role increased according to the surveys that were undertaken. And some of the other important findings which I wanted to highlight is that if you look at the number of direct beneficiaries was more than twice the target value as the number of training programs run for students and for staff. So the demand was much higher than originally the fathers, and I met a couple of you who designed this operation originally intended. Another very, very impressive figure is that the placement rate of postgraduate students increased by 10%. But if I tell you that the number of graduate students increased by 60%, it really shows you how impressive and exceptional this effort has been. So really congratulations and kudos for that. I think a little bit of more work could be done with the gender balance, but I think the results and surveys still shows that once students enter, they are treated equally, and I think the difference between men and women is the same, and also with including marginalized communities. So on those fronts, also very good results. So congratulations also for that. As we see agriculture in South Asia very important, you maybe heard through the opening remarks that my position is actually now based in Delhi. We traditionally have our management that oversees several countries in a region based in Washington, but it is important for us that we have a closer relationship, that I can travel more frequently and engage on the discussions. And if I then compare that in most countries, the agricultural universities are often seen as lacking innovation, not really interested in new ideas, the results I just mentioned actually show the contrary. So I think if there is vision, leadership, and funding for this, it is not what most people think about agriculture. It can be turned around, and I think that's another thing why I wanted to stress today how important it is to work on these agenda items. Now obviously the challenge will be how can we continue this? The NAHEP is coming to a close and has been one of the funding sources. But I think that there are some very important steps on these innovative approaches that have been taken. One, because the pandemic, the COVID pandemic came upon us, but also because I think the universities, ICAR, the agriculture sector as a whole has been transforming itself as well. We are maybe not there completely, but we are getting there. And I think what is important to stress that there are several opportunities that we have seen in the last 3-4 years that we should continue engaging on. And I know that, several of you will be continuing talking on this. So really, these innovations on video and online materials, new online exercises, online communication tools, electric books, documentations, much more efficient to have them in a digital format. I'm not reading from a paper, for example. It's a possibility that exists. And finally, the online learning platforms. I know that ICAR has had the MOOC, which has been quite welcomed and well operated. And those are aspects of the future that we have to marry going forward. So just in concluding, we need to be clear that obviously many students who have gone digital have now come back to the universities, and we have to find a way on where to go from now. And what do we do with innovations? What do we keep? How do we blend it? Because I think, we know that students coming back do not want to interact only with a computer. They want to meet a professor. They want to interact with staff of ICAR, of the universities, and with their other student colleagues as well. I don't know, most of us
have been in the university many years, and at least from my side, I recall the student years as some of the best years, because you still have a lot of liberty to learn, to explore, and to grow. But at the same time, obviously, let's not shelve all of the advances we have had through this. So, just in concluding, thank you again for this. I wish you very fruitful discussions, and I'm looking really forward to hearing back to some of the results of the different working groups that have been taking place. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Oliver Brett. May I now request respected Dr. Himanshu Pathak, Secretary, Department of Agricultural Research and Education and Director General ICAR to kindly address the August gathering. कृपया विशेष संबोधन के लिए पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको स्वागत। परम आदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री तोमर जी, डॉक्टर आर एस परोदा, फॉर्मर DG ICAR and Secretary DR, Oliver Brett from World Bank, my colleague Dr. Agrawal, Dr. Indra Prasad, our seniors and mentors, Professor R.B. Singh, Dr. Gautam, former DG ICAR and Secretary DR, Dr. Trilochan Mahapatra, all my colleagues, DDGs, ADGs, directors, honorable vice chancellors, administrative staff, finance staff, technical staff, students, guests, particularly from World Bank and various other international organizations, देवियों और सज्जनों, मेरे ओर से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से, भारत सरकार की ओर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। I welcome each and every one of you for this very first international conference on blended learning ecosystem for higher education in agriculture. Let me thank World Bank for working with Government of India for last so many decades as a very committed partner, a very strong supporter, which has contributed immensely for the development of Indian agriculture, be it research, be it education, be it extension in all areas. And Dr. Oliver Brett, through you, I thank your organization and each and every one of your organization who has been working with us for the last many decades. And I'm sure this partnership, this collaboration will further be strengthened, further be promoted in many other areas of research, education, and extension. Friends, in Indian philosophy, education is the basis of all developments. Education is the first, and then all development comes. In Sanskrit, there is a slok, it says, Vidya dadati binayam, binat yati patratam, patratat dhanamapnoti, dhanat dharma tata sukham. There is another slok which says, Sa vidya ya bimuktaye. Only education can give you all what you want in this path. And this is the one which will liberate you from all problems and difficulties. And it also says that education should be open. It comes from any source, from any direction, be it physical or even digital. ये classroom से भी हो सकता है, online भी हो सकता है. And that's what we are discussing today. Blended learning. Not only confined to classrooms. केवल classroom जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो तो रहेगा ही रहेगा. उसके साथ जितने भी online sources हैं, हम उसको भी जोड़ेंगे. चाहे वो artificial intelligence हो, चाहे Internet of Things हो, चाहे machine learning हो, and all other tools and techniques of information and communication technologies. इस सबको जब तक एक साथ मिला करके हम नहीं चलेंगे, we will not be able to provide complete education and learning
to our young generations. All of us know the achievements of Indian agriculture. But then the challenge which we are now going to face, probably even stiffer, probably even much harder, because our targets are going to be much larger. We have celebrated 75 years of Indian independence with a lot of enjoyment, activities and so on. But the coming 24 or 25 years, which we call as Amrit Kal, till 2047, when this country will be celebrating the centenary of its independence. And we want that India will become a developed nation. एक विकसित देश बनेगा और विकसित देश बनने के लिए again education is going to be the first requirement and agriculture is going to be its main pillar. Without developing agriculture, India cannot develop itself. And to develop Indian agriculture and to address all the challenges, be the challenge of climate change, be the challenge of environmental pollution, be the challenge of low productivity or even low profitability, to increase all of these, we need education. Because new agriculture is going to be knowledge-based agriculture. Precision agriculture is going to be knowledge-based agriculture. Climate-smart agriculture is going to be knowledge-based agriculture. And all new developments in agriculture are going to be much more knowledge-intensive than the kind of agriculture which we have been practicing till now. And therefore, our young generation, our students, our scientists have to be equipped with all these new skills, new knowledge, new techniques, new science and new technologies so that they will be able to address each and every challenge which will be coming forward. And in that direction, this particular conference, sir, is of immense importance, immense importance. This is of its first kind which says how to internalize all the new tools and techniques of artificial intelligence, ICTs, machine learning, and so on, and how students sitting anywhere of the world will be able to do experiment himself or herself to learn new things, to learn new tools and techniques developed anywhere in the world. Sitting anywhere, you are reaching anywhere in the world, and that's the beauty of new technologies. And that is going to be the beauty of blended learning. That is going to be the beauty of new education and new knowledge which we are going to get. And therefore, I must thank World Bank and also my colleagues who are very deeply engaged on these kinds of activities for the last few months rather for this conference, and of course developing Indian agriculture, particularly in ICR system, for years together. So my congratulations to all of you and of course our mentors who have been guiding us continuously and also guiding us how to go ahead with new development of transforming Indian agriculture, transforming Indian agriculture education system, particularly higher education, to achieve all these goals and realities. So once again, I welcome each and every one of you, and I'm really indebted to our Honorable Minister for his not only kind presence, but for all the encouragement and support which we receive every time, all the time. महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी. आपका मार्गदर्शन, आपका गाइडेंस हमारे साथ सदैव रहता है. जो भी हम नया कदम उठाते हैं, आप हमेशा उनके लिए मार्गदर्शन देते हैं और हमारे साथ आप खड़े रहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं. तो पूरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके इस सहायता के लिए, आपके इस मार्गदर्शन के लिए. Thank you very much. Once again, I'm sure this 3 days conference is going to open a new vista, a new roadmap for the education system which is going to come in this country. Thank you very much once again. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु जी आपका. May I now request former Secretary Chair and former DG ICAR and Chairman TAS, New Delhi, respected Dr. R.S. Varoda, to kindly address us. परम आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उपस्थित
पोडियम पर डॉक्टर हिमांशु पाठक, डॉक्टर आरती अग्रवाल, डॉक्टर ओलिवर ब्रेट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Among the audience, Dr. R.B. Singh, P.L. Gautam, Dr. Mahapatra, Dr. Begjod. I understand Dr. Douglas Tilley is also here. Distinguished delegates, ladies and gentlemen. आज बहुत खुशी है मुझे यहाँ आकर और इस जो इंटरनेशनल कांग्रेस का आयोजन किया गया है उसमें खास करके मिलीजुली आगे की पढ़ाई कैसे हो और लर्निंग प्रोसेस को कैसे और सक्षम किया जाए इस पे चर्चा होगी. काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, काफ़ी एक्सपर्ट्स आगे बातें करेंगे. मैं सिर्फ कुछ बातों पे ध्यान दिलाना चाहूँगा और वो हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ जुड़ा हुआ जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है वो पहले से ही एक मिला जुला सिस्टम है. इट इज़ ऑलरेडी ए ब्लेंडेड सिस्टम जिसमें शुरू से हमने लैंड ग्रांट सिस्टम को अडॉप्ट किया और उसमें अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार जो तीनों स्तंभ हैं हमारी तरक्की के, उनके ऊपर हमने साथ साथ ध्यान दिया. और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बॉर्लॉग के शब्दों में अगर सक्सेस के ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ स्तंभ थे तो वो था एक तो पॉलिसी सपोर्ट फ्रॉम आवर all prime ministers. First prime minister said everything else can wait but not agriculture. हमारे दूसरे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जय किसान और जय जवान. किसानों की अहम महत्ता को उन्होंने आगे सबको कहा कि सिर्फ सीमाओं पर ही सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है पर हमें अपनी भुखमरी से भी सक्षम करने की आवश्यकता है. उसके बाद अटल बिहारी जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और उन्होंने कहा कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, मतलब साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. और अभी हमारे मोदी साहब ने एक और इसमें एडिशन किया है, वो है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान. तो अनुसंधान से ही हम आगे बढ़े हैं. इनोवेशन लेड टेक्नोलॉजी से जो कुछ प्रगति हुई है, हम एक समय था जब अनाज बाहर से मंगवाते थे, आज हम बाहर भेज रहे हैं. $50 बिलियन तक का एक्सपोर्ट हो रहा है. तो उन बातों को अगर देखते हैं तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम ने बहुत कुछ देश को दिया है. 75वां साल हमने आज़ादी का भी मनाया. अब हम आगे सोच रहे हैं कि 100 साल में आज़ादी के बाद देश की क्या प्रारूप होगा और उसके लिए एक हमें योजना बनाने की आवश्यकता है और सोचना है कि ये जो प्रणाली हमने शुरू की है ये सक्षम है, सही है या नहीं. मुझे मौका मिला एशिया पैसिफिक रीजन में काम करने का, ग्लोबल फोरम में काम करने का, CGIAR में भी काम करने का. और मैं ये कह सकता हूँ कि और जितने भी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम्स बनाए गए, पाकिस्तान ने हमारी नकल की, नेपाल ने नकल की, श्रीलंका ने नकल की, फिलीपीन ने भी जो अपनी काउंसिल बनाई, पर वो दर्जा नहीं दे पाए जो दर्जा हम हमारे नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम को दे पाए. हमने इसको रीऑर्गेनाइज किया
हमने इसको रीऑर्गेनाइज 1965 में किया। सारे जितने भी मंत्रालयों में कृषि से संबंधित जो है इंस्टीट्यूट थे उनको एकत्रित किया और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की को नया प्रारूप दिया, जिसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बीपी पाल हुए। उसके बाद में फिर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और फिर मैं कहूँगा माननीय मंत्री साहब, अगर पॉलिसी सपोर्ट नहीं होता तो शायद ये संभव नहीं था। डॉक्टर स्वामीनाथन के टाइम में 1972 में हमने इस नेशनल सिस्टम को सिर्फ आईसीआर ही नहीं रखा, पर एक जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन का भी जो सेक्रेटरी का दर्जा दिया। ये सेक्रेटरी का दर्जा और दूसरी काउंसिल्स नहीं दे पाए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारा ढांचा पहले से ही हम मिला जुला रहा है। इसने बहुत कुछ हमारे देश को दिया है, पर इस ढांचे को हमें और आगे सुदृढ़ करना होगा, इसको सपोर्ट देना होगा, इसका नया प्रारूप क्या होगा उसकी तरफ देखना होगा। और मैं समझता हूँ कि अब हमें रिविज़िट करना चाहिए हमारे नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम को। टाइम आ गया है। अभी अमेरिका से डॉक्टर डॉगलस स्टील आए हुए हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ विच वर इस्टेब्लिश्ड ऑन लैंड ग्रांट पैटर्न। तो उन्होंने भी रिविज़िट करके 2 बार उसको जो है नया प्रारूप देने की कोशिश की है। हम शायद ये नहीं कर पाए हैं। हमारा सिस्टम जो है करिकुलम का वो और नया बनाना होगा। हमें सोचना होगा कि सिर्फ हम डिग्री ही ना दें, पर युवाओं को और जो है सक्षम कर सकें, ताकि वो कृषि की उन्नति में अपना पूरा योगदान दें। जिसे हम कहते हैं मोटिवेटिंग एंड अट्रैक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, माया कंसेप्ट। तो माया को आगे बढ़ाना होगा और इसमें उनको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सबको वाइट कॉलर जॉब के लिए डिग्री की तरफ ले जाया जाए, बल्कि उनको जो है वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ, उनकी स्किल डेवलपमेंट की तरफ, उनके एफपीओस बनाने की तरफ, या उनको एक्सटेंशन एजेंट, प्राइवेट एक्सटेंशन की तरफ, या फिर जो है सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ या एंटरप्रेन्योर्स की तरफ ले जाने की आवश्यकता होगी। ये एक मैं चैलेंज समझता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी एक नई अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हमें देखना होगा कि नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन पॉलिसी क्या है और किस तरफ हमें जाना है, किस तरह से हम इसके साथ साथ इस हमारे ढांचे को एकत्रित करके रख सकें, क्या और सपोर्ट की आवश्यकता है, क्या ये वर्ल्ड बैंक के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो स्ट्रेंथन कर रहे हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स को, इनकी और कंटिन्यूएशन करने की आवश्यकता है। और हम ये भी सोचें कि ये जो इनोवेशंस हैं, इन इनोवेशंस का और आगे हम फ़ायदा कैसे ले सकें। किसान की आमदनी को बढ़ाना है तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि समय आ गया है कि हम अपने आप को फिर एक बार रिविज़िट करें, देखें हमारी क्या शक्तियाँ हैं, हमारी क्या कमजोरियाँ हैं, हमारे क्या जो थ्रेट्स हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्ट्रेंथ तो सबको दिख रही है, वीकनेसेस हमें पता है, कोई बाहर वाला नहीं बताएगा, हर एक को पता है। क्योंकि जब हमने NATP में रिफॉर्म शुरू किए थे तो हमें पता था कि हमारी क्या कमियां हैं और उनको कैसे ठीक किया जाए और सुदृढ़ किया जाए। और इन्हीं प्रोजेक्ट्स के द्वारा हम इन्हें आगे बढ़ाएं। यूनिवर्सिटीज़ जो है हम चाहते हैं कि उनका एक्रेडिटेशन हो। एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी का एक चैलेंज है। इसको कैसे ICR आगे बढ़ कर के और एक्रेडिटेशन सिस्टम को ठीक कर सकता है। मशरूमिंग हो रही है, ये डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। अब एग्रीकल्चर किसान के लिए तो एग्रीकल्चर है, उसके लिए ये नहीं है कि ये क्रॉप्स है
ये लाइफ स्टॉक है, ये फिशरी है, ये हॉर्टिकल्चर है। इन यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग होना, जबकि बाहर लैंड ग्रांट सिस्टम में यूनिवर्सिटीज़ मल्टी फैकल्टी बन गई हैं और उन्होंने अपना प्रारूप ही अलग बना दिया है। और यहाँ पे हम अपने सिस्टम को और जो है वीक कर रहे हैं, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता होगी। एजुकेशन सिस्टम में हमें ये देखना होगा कि हमारा युवा किस तरह से और सक्षम हो। हमने पहले जो है रूरल वर्क एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस का प्रोग्राम चलाया था कि जब प्राइवेट सेक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि आपके युवा हमारे लायक नहीं हैं, इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की आवश्यकता है, इनको यही नहीं पता कि एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स क्या हैं फार्मर्स की। और कई युवा ऐसे हैं जो अर्बन एरिया से आते हैं, और वाकई बात सही थी, इसलिए हमें 6 महीने का प्रोग्राम चलाया। अब देखना होगा कि किस तरह से हम डिप्लोमा चला सकें, सर्टिफिकेट कोर्स चला सकें और युवाओं को जो है जॉब क्रिएटर बना सकें, बजाय इसके कि जॉब सीकर ही रहे। साथ ही साथ चैलेंज है रिसोर्स जनरेशन का। माननीय कृषि मंत्री जी, आपके होते हुए कृषि मंत्रालय का जो है वो काफ़ी उन्नति हुई है और काफ़ी जो है मैं कहता हूँ कि जो बताया गया मिलेट कॉन्फ्रेंस के टाइम कि कितने फोल्ड जो है बजट हमारा इंक्रीज़ हुआ है, पर कृषि अनुसंधान एजुकेशन जिसके लिए ICR सारे देश के लिए एक एग्जाम्पल है, उसका बजट पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया है। मैं चाहूँगा आपसे निवेदन करके कि कृपया, अगर ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और बॉर्लॉग ने कहा था कि पॉलिसी सपोर्ट के अलावा इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता है। वो अफ्रीका में गए, वो अफ्रीका में ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं ला पाए। जब मैंने पूछा कि क्यों नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि कहाँ से इंस्टीट्यूशन लाऊं जो आपके पास यहाँ है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। कहाँ से मैं ह्यूमन रिसोर्स लाऊं जो स्वामीनाथन जैसे आपके पास है, और कहाँ से मैं किसान लाऊं जो पंजाब और हरियाणा के हैं, जो एक बार टेक्नोलॉजी बता दो तो पैसा खर्च करके उसे और आगे बढ़ाना चाहेंगे। और कहाँ से पार्टनरशिप लाऊं, जो पार्टनरशिप आपने दिखाई है, सिर्फ देश में नहीं पर विदेशों से, हमारे सीमित से, हमारे ईरी से और दूसरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को, लोग कहते हैं कि बहुत सुदृढ़ तो हो गए, पर अभी भी फर्स्ट 100 में कोई एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा। तो कब हम हार्वर्ड बनेंगे, कब हम स्टैनफोर्ड बनेंगे? और उसके लिए हमें कोलैबोरेशन करना होगा, हमारी युवा पीढ़ी को और सक्षम करना होगा, ये एजुकेशन सिस्टम के ढांचे को नया रूप देना होगा। बहुत कुछ कहा जा सकता है, मैंने चैलेंज की बात ज़्यादा कही है कि इन थ्रेट्स को, SDG का चैलेंज है, हमें फूड सिक्योरिटी के अलावा न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ देखना है। क्लाइमेट चेंज की बात हो चुकी है, बहुत कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उस दिन कहा। कोविड ने हमें सिखा दिया है कि ये ब्लेंडेड एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इकोनॉमिकल है। आप बैठे हुए यहाँ पे कहीं पे भी किसी से इंटरेक्शन कर सकते हो, और ICT का जो रिवॉल्यूशन हुआ है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो हमें देखना होगा कि हमारी अगले 25 साल की क्या विजन है। हमारी एग्रीकल्चर एजुकेशन काउंसिल क्यों नहीं बनती? जिस तरह से वेटरनरी काउंसिल है, मैंने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट में भी रिकमेंडेशन दी है कि वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के बजाय एग्रीकल्चर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बना दी जाए, ताकि सारे एजुकेशन का स्टैंडर्ड का जो है पूरा ध्यान दिया जाए, और वो हमारे ICR के और यूनिवर्सिटीज़ के मिल कर के हम उसको आगे संभाल सकें। जो मशरूमिंग हो रही है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसका हम ध्यान दे सकें। हमें फंडिंग करना होगा, रिसोर्स जनरेशन की आवश्यकता है, हमें कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ जाना होगा, रिसोर्स जनरेशन का ध्यान देना होगा, और इसके लिए बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। पर हमें वो कहते हैं कि बिजनेस एज यूजुअल से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड हैव ए न्यू pathway for ourselves.
प्राइवेट सेक्टर को हमें अपने साथ लाना होगा। और यूनिवर्सिटीज़ बहुत प्राइवेट सेक्टर की बन रही हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा कर रही हैं और कुछ सिर्फ बिजनेस के लिए ही चल रही है, तो हमें उनका भी पूरा ध्यान देना होगा। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि हमें सेकेंड फेज ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट को सिर्फ एग्रीकल्चर एजुकेशन नहीं पर एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की तरफ ले जाना होगा। और सेकेंड फेज अगर नहीं आया तो मैं समझता हूँ कि हम एक अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। और इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया अभी से इसकी शुरुआत आप करा के, और वर्ल्ड बैंक की अथॉरिटीज़ आर ऑल सपोर्टिव एज आई अंडरस्टैंड। फाइनली we need to think in the context of doubling our resources for agriculture research and innovation for development, और हमें जोर अब देना होगा इनोवेशन की तरफ। और पहले यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बुरा हाल था, अब मैं नहीं समझता क्या है, पर उस टाइम हमने भारत सरकार से निवेदन करके वन टाइम कैचअप ग्रांट 500 करोड़ की क्रिएट कराई थी। आज फिर समय मैं समझता हूँ मंत्री साहब, आपकी अध्यक्षता में 1000 करोड़ का एक वन टाइम कैचअप ग्रांट और दोबारा हो जाए तो ये सब यूनिवर्सिटी एक नए प्रारूप को आगे लेकर के आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर ऑर्गेनाइजर्स का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने की ये जो है अपॉर्चुनिटी दी। और मैं समझता हूँ कि ये ब्लेंडेड लर्निंग का जो process है, everyone is understanding the benefit of blended learning. We can organize the meetings while sitting here and have the best expertise from all over the world without spending even a rupee and asking him to come all the way and waste his time. So there are, and seeing is believing. So it also offers the opportunity to show what are the new ways of learning and how to become more skill oriented. So in that process, I consider this particular conference very relevant, very important, and I hope it will come out with a new roadmap for agricultural education in India. Thank you. Thank you so much, respected Dr. Baroda ji. आज ये मंच माननीय मंत्री महोदय जी की दैदीप्यमान उपस्थिति से गौरवान्वित है। And today is the landmark occasion when ICAR is launching National Agricultural Research and Education System blended learning platform for all agricultural universities across the country. इसके पहले कि इसे लॉन्च किया जाए, मंच पर उपस्थित हैं, आमंत्रित हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हैं, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर सुदीप, पीआई ऑफ द RAES प्रोजेक्ट, जिसके तहत ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, कि कृपया मंच पर पधारें। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करें रिमोट का बटन दबाकर। ये गेम चेंजर इनोवेटिव पहल भारत के हायर एग्रीकल्चरल एजुकेशन को मॉडर्नाइज और रिवोल्यूशनाइज करने में अहम भूमिका निभाएगी। माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसकी पुस्तिका का विमोचन। और आइए देखते हैं इस पर कुछ जानकारी, यानी कि एक छोटी सी वीडियो। तकनीकी परिवर्तन की शिक्षा पद्धति को आगे ले जाने में एक अहम भूमिका है। डिजिटल परिवर्तन हमारे सीखने के तरीके में क्रांति ला रहा है। आज समय की मांग एक ऐसा दृष्टिकोण है जो परंपरागत शिक्षा के तरीकों को तकनीकी सहायता के माध्यम से सुदृढ़ करे।
विश्व बैंक जैसी संस्था की मदद से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हमारे देश की कृषि शिक्षा प्रणाली को समर्थ बनाने में सन 2017-18 से कार्यरत है। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP तन्य कृषि शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सहज शिक्षण एवं निर्बाध रूप से सीखने के अनुभव को संभव बना रहा है। RAES NAHEP के अंतर्गत एक ऐसी पहल है जो एकीकृत मिश्रित शिक्षण मंच NARESBLP के माध्यम से कृषि शिक्षा संस्थानों में एवं कृषि विश्वविद्यालयों के डिजिटल आधारभूत ढांचे को मजबूत करने हेतु नई दिशा दे रहा है। साथ ही इस माध्यम से यह कृषि के क्षेत्र में डिजिटल सामग्री की गुणवत्ता को बढ़ाने और हितधारकों के बीच डिजिटल विभाजन को दूर करने और उनकी तकनीकी क्षमता को विकसित करने में मदद मिलेगी। NAHEP के अंतर्गत यह रूपरेखा पूर्ण रूप से RAES में विकसित की गई है। RAES का कार्यान्वयन भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्था ICAR द्वारा किया जा रहा है। NARESBLP कृषि शिक्षा एवं शिक्षण में भी नवीनता ला रहा है। आइए जानते हैं कैसे। NARESBLP केंद्रीकृत शिक्षण मंच, अंतर्निर्मित वीडियो कॉन्फ्रेंस, व्हाइट बोर्ड तथा AR/VR स्टूडियो जैसी विशेषताएं, बहुत समवर्ती उपयोगकर्ताओं को एक साथ शिक्षा प्रदान, फेस टू फेस तथा ऑनलाइन कक्षाओं का समावेश, कंटेंट की 24/7 आसान उपलब्धता, कुल अनुशासक आंकलन तथा निरंतर मूल्यांकन की सुविधा, विंडोज, मैक OS, एंड्रॉयड और iOS के साथ अनुकूलता, व्यक्तिगत शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा की सक्षमता, अन्य प्लेटफॉर्म्स के साथ सुगम एकीकरण, खेल आधारित शिक्षा। NARESBLP पारंपरिक तथा तकनीकी शिक्षा के समावेश का एक सुनियोजित माध्यम है। NARESBLP हमारी शिक्षण तथा सीखने की पद्धति को पुनः निर्धारित करने का एक माध्यम है। माननीय मंत्री जी, अब आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर सुवेनियर का विमोचन करें। कैन यू रिलीज द सुवेनियर बाय प्रेसिंग द रिमोट बटन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज के ऐतिहासिक स्मरणीय दिवस की गरिमा को जारी रखते हुए 4 पब्लिकेशंस का विमोचन भी किया जाएगा। आज़ादी के 75 वर्षों के गौरव को नमन करते हुए 75 व्याख्यान श्रृंखला का संकल्प जो ICAR ने लिया था, उसी की सिद्धि है पब्लिकेशन 75 लेक्चर सीरीज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके पहले कि माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका विमोचन किया जाए, मैं एडिटर्स को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। एडिटर्स डॉक्टर RC अग्रवाल, DDG एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड नेशनल डायरेक्टर NAHEP ICAR, जो कि मंच पर ही मौजूद हैं। डॉक्टर अनुराधा अग्रवाल, नेशनल कोऑर्डिनेटर NAHEP, डॉक्टर हिमा त्रिपाठी, नेशनल कोऑर्डिनेटर NAHEP, डॉक्टर शैलजा ठाकुर, रिसर्च एसोसिएट NAHEP। माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका विमोचन किया जा रहा है। The lectures were delivered by the experts from various domains. This virtual and hybrid mode series were attended by more than 1,16,090 participants. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। The second publication is Model Act for Higher Agricultural Educational Institutions in India, revised 2023. May I request Dr. KP Tripathi, Principal Scientist ICAR, to join Dr. RC Agrawal, DDG Agric Education, on stage.
और माननीय मंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस पब्लिकेशन का भी विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। ये मॉडल अधिनियम संशोधित 2023, जिसे पहली बार 1966 में ICAR द्वारा विकसित किया गया था, एक गतिशील दस्तावेज है जिसमें तेजी से बढ़ती हुई कृषि शिक्षा प्रणाली की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए प्रावधान शामिल हैं। This will be a guiding document for creating a legal base for implementation of various provisions across the states of India. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। अगली पुस्तकों के विमोचन से पहले हमारा आग्रह है डॉक्टर A.K. व्यास, फॉर्मर ADG HRM एंड प्रेजेंट वाइस चांसलर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, तथा डॉक्टर N.K. जैन, प्रिंसिपल साइंटिस्ट HRM एंड HRD नोडल ऑफिसर ICAR एग्रीकल्चर एजुकेशन डिवीजन से, कि कृपया मंच पर पधारें। और माननीय मंत्री जी से निवेदन है कृपया इन दोनों पुस्तकों का विमोचन करें। These publications are new teaching modules for technical staff of various divisions of ICAR as per cadre training plan, new training modules for administrative and finance staff of ICAR। ये दोनों ही किताबें हैं जिसका विमोचन माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इस पहले प्रकाशन में विभिन्न ग्रेड के 3860 टेक्निकल कर्मचारियों की ट्रेनिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 47 मॉड्यूल्स हैं। Second document contains 9 different training modules to meet the training needs of 3086 administrative and finance staff। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, और बहुत बहुत सारी बधाई इन सभी के विमोचन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपसे निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के उज्जवल मार्गदर्शन में तथा माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की कर्मठता से भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण अपने शिखर पर है। धरती पुत्र अन्नदाता किसान समृद्धि से परिपूर्ण है, कृषि भी नई नई तकनीकों से समृद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी बड़ी श्रद्धा से भारतीय कृषि जगत के स्वर्णिम युग को साकार बना रहे हैं। हमारा विनम्र आग्रह है माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि कृपया हम सबको संबोधित करें। नाउ द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर विल एड्रेस द ऑगस्ट गैदरिंग। Blended learning ecosystem for higher education in agriculture पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सबका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डेयर सचिव डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित डॉक्टर परोंदा जी, डॉक्टर ओलिवर ब्रैडेट जी, डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल साहब, राजेंद्र प्रसाद जी, आर.वी. सिंह साहब, डॉक्टर गौतम जी, डॉक्टर महापात्रा जी, उद्यान की आयुक्त प्रभात कुमार जी, इस अवसर पर उपस्थित सभी उप महानिदेशक गण, कुलपतिगण, वैज्ञानिक गण और दूरस्थ देशों से आए प्रतिनिधि भाइयों बहनों और उपस्थित सज्जनों, आज का यह अवसर हम सबके लिए बहुत ही यादगार अवसर है, क्योंकि इस सभागार में 2 दिन पहले ही
प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मिलेट्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ और आज फिर ब्लेंडेड लर्निंग पर यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित है और इसका शुभारंभ भी मिलेट्स का केक काटकर किया गया है। इसलिए मिलेट्स ईयर 2023 की भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि भारतीय कृषि और अनुसंधान यह बहुत ही समृद्ध संस्थान है। यह सच है कि जब हम दूरस्थ क्षेत्रों में कुछ देख कर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो देख कर आए हैं वो ज़्यादा अच्छा है, हमारा संस्थान उससे 19 है। 19-20 का अंतर हो भी सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ 21वीं सदी में देखने की और सोचने की प्रवृत्ति में बदलाव आना अत्यंत आवश्यक है। ICR 5 साल पहले विश्व बैंक के साथ नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था और मुझे ध्यान है इन वर्षों में जो भी राशि इस पर व्यय हुई, लेकिन टेक्नोलॉजी की दृष्टि से ICR ने अपने पंख काफी ऊंचाई तक उड़ाए हैं और इसके लिए मैं ICR के सभी अधिकारी, वैज्ञानिक, उनके सहयोगी संस्थान, विश्वविद्यालय, विद्यार्थी सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे ध्यान है कि अगस्त 20 में हम लोग कृषि मेघ को लॉन्च किए थे। कृषि मेघ जब लॉन्च हुआ था तब उसका कितना उपयोग होगा इसका अंदाज किसी को नहीं था, लेकिन कोविड के दौरान शिक्षा की दृष्टि से जितना उपयोग कृषि मेघ का हुआ तो मैं समझता हूं उस विधा की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। सारी व्यवस्थाएं बंद होने के बावजूद भी हमारा शिक्षा का क्रम प्रभावित नहीं हुआ, विद्यार्थियों का नुकसान नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि जब आज ब्लेंडेड नर्सिंग प्लेटफॉर्म के शुभारंभ के अवसर पर हम लोग साक्षी बन रहे हैं, यह उसी का एक और विस्तार स्वरूप है और मुझे लगता है कृषि मेघ के ढांचे को और मजबूत किया गया है। इसके साथ ब्लेंडेड नर्सिंग प्लेटफॉर्म मिलकर हमारी आवश्यकताओं को और सरलता से पूर्ण करेगा और डिजिटलाइजेशन के इस युग में जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में हमें सहायता देगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज़ादी 75 से आज़ादी 100 के बीच में 25 साल का समय है। यह 25 साल का समय अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारी सोच, विचार
कार्य पद्धति, गति, हमारी दृष्टि इतनी व्यापक होनी चाहिए कि जब 2047 आए तो भारत सारी तकनीक से लैस होकर विकसित देशों की अग्रपांत में खड़ा हुआ दिखाई दे। इस यात्रा को पूरा करने की दिशा में भी मैं समझता हूं ब्लेंडेड लर्निंग का बहुत बड़ा योगदान होगा। वैसे भी आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि अगर सिंचाई का साधन है तो ही खेती हो सकती है, लेकिन आज ये परिवर्तन आया है, सिंचाई का कम साधन हो लेकिन ज्ञान और तकनीक है तो तमाम सारे अभाव में भी अच्छी और फायदेमंद खेती की जा सकती है। और इसलिए कृषि शिक्षा, उसका विस्तार, कृषि के क्षेत्र की योजनाएं, उनको तकनीक का समर्थन, उनका खेत तक विस्तार, ये सब करना जो हमारी जिम्मेवारी है, इस जिम्मेवारी को हमको गंभीरता से और पूरे मनोयोग से पूरा करने की आवश्यकता रहेगी। और मैं समझता हूँ कि इस दृष्टि से अनुसंधान परिषद भी, हमारे विश्वविद्यालय भी, हमारे अन्य संस्थान भी बहुत ही जिम्मेवारी के साथ काम कर रहे हैं। मैं बहुत इस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं कि हमें और क्या क्या करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि जब लक्ष्य विकसित भारत का है तो विकसित भारत के निर्माण में कृषि के क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होगा ही। बिना इस योगदान के लक्ष्य प्राप्ति की संभावना कम है, क्योंकि कृषि की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की बैकबोन है। बैकबोन की मजबूती किसी भी परिस्थिति में हिंदुस्तान को खड़ा रखने में, आगे बढ़ाने में हमेशा ही मददगार रहेगी। और इसलिए कृषि शिक्षा को भी नए आयाम देना है, कृषक को भी नए आयाम से जोड़ना है, वैज्ञानिकों को भी नया नया अनुसंधान करना है। 2050 तक जो हमारी चुनौतियां आवश्यकता की खड़ी होने वाली है, वैश्विक आवश्यकता की खड़ी होने वाली है, जलवायु परिवर्तन के कारण खड़ी होने वाली है, उन चुनौतियों को हम कैसे समाधान दे सकते हैं, इसके लिए ज्ञान और तकनीक से परिपक्व हिंदुस्तान का कृषि परिवार चाहिए। और इस परिवार के निर्माण में मैं समझता हूँ परिषद और हमारे विश्वविद्यालयों का योगदान अत्यंत आवश्यक होगा। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समग्र विकास और संतुलित विकास की कल्पना पर काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र के आधार पर भारत सरकार की सारी रणनीति बनती है। और हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री जी एक और गरीब से गरीब मजदूर, छोटे से छोटा किसान, गांव में काम करने वाली बहन, विद्यालय में पढ़ने वाला आदिवासी परिवार का बालक, छोटे से छोटा कर्मचारी के जीवन स्तर में बदलाव आए, यह तो सरकार की प्राथमिकता है ही। लेकिन दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य में
भारत अपने कृत्यों से, अपने विचार से, अपनी विरासत से, अपनी अच्छाइयों के बल पर समूचे विश्व में मान्यता प्राप्त कर सके, इस व्यापक लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी वो दिन रात काम करते रहते हैं। साथ ही आने वाले कल की चुनौतियां, उसमें तकनीक की आवश्यकता, डिजिटलाइजेशन का महत्व, इस पर भी प्रधानमंत्री जी का पर्याप्त बल है। इस दिशा में जितने सुधारात्मक कार्यक्रम करने की आवश्यकता है, उन पर भी भारत सरकार काम कर रही है। यदि अभी इस मामले में कभी कभी कुछ कड़वे निर्णय होते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि मलेरिया का बुखार उतारने के लिए कुनैन की आवश्यकता होती ही है। तो प्रधानमंत्री जी उस कुनैन के परहेज से कभी चूकते नहीं हैं। आप सबको मालूम है कि जब एक और प्रधानमंत्री जी ने इस देश के बैंकिंग सेक्टर में 48 करोड़ लोगों को एक साल में जोड़ा, वहीं दूसरी ओर नोटबंदी की। नोटबंदी नहीं होती तो डिजिटलाइजेशन का इतना महत्व हिंदुस्तान को मालूम नहीं होता, कैशलेस ट्रांजैक्शन का इतना महत्व मालूम नहीं होता। अगर नोटबंदी नहीं होती, कोविड का समय नहीं आया होता, तो शायद डीबीटी का जो महत्व है वो हिंदुस्तान के लोगों को मालूम नहीं पड़ता। लेकिन आप सब ने देखा कि आज डिजिटलाइजेशन की दिशा में भी हिंदुस्तान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं बहुत सारे देश तकनीक में, धन संपदा में हमसे काफी आगे हैं। वे विकसित देश भी हैं, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में अगर हम देखेंगे तो इस समय भारत की भूमिका दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। यह मैं समझता हूं भारत की बड़ी उपलब्धि है। आज देश के 11.5 करोड़ किसानों को अगर 2.5 लाख करोड़ रुपया बिना किसी बिचौलिए की भूमिका के 100 का 100% उसके खाते में जमा हो जाता है, यह मैं समझता हूं हमारे देश के लिए तो एक तौर से आश्चर्य का विषय ही है। लेकिन इतना बड़ा ट्रांजैक्शन ये दुनिया के लिए भी आश्चर्य का विषय है, क्योंकि दुनिया के कई देशों की तो आबादी ही इतनी नहीं है जितना हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। फिर आयुष्मान भारत का सवाल हो, गैस की सब्सिडी का सवाल हो, हर साल किसानों को एमएसपी पर खरीद का उसके खाते में पेमेंट का सवाल हो, इस दिशा में भारत ने बहुत ही तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं और इसके कारण हमारी साख और प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। लेकिन हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि सब तरफ काम होते रहने की आवश्यकता है, सब क्षेत्र मजबूत किए जाने चाहिए, लेकिन कृषि का क्षेत्र यह हमारे लिए विशेष है। और मैं समझता हूं भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले दिनों में कृषि के क्षेत्रों को जिन नए आयामों से जोड़ा है, मैं समझता हूं ये चुनौतियां लंबे समय से विद्यमान थी। उन चुनौतियों का समाधान करने की कोशिश की गई। पहले फसल बीमा नाम मात्र के लिए हुआ करती थी, आज फसल बीमा योजना
पूरे देश में काम कर रही है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले दिनों जब से फसल बीमा योजना शुरू हुई है तब से जहाँ जहाँ किसान का नुकसान हुआ है वहाँ बीमा कंपनियों के द्वारा 1,30,000 करोड़ रुपए की भरपाई किसानों के नुकसान की करवाने का प्रयास सरकार की तरफ से हुआ है। वाजपेयी जी की सरकार के समय किसान साहूकारी के लोन से पीड़ित था। लोग यही कहते थे कि किसान हमेशा कर्जे में बना रहता है, उसकी जमीनें चली जाती हैं। इस निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में वाजपेयी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई और तब 2-3 लाख करोड़ रुपया किसानों को अल्पकालिक ऋण दिया जाता था। आज भारत सरकार किसानों को 20 लाख करोड़ रुपए का अल्पकालिक ऋण देती है, जिससे कि उसकी किसान की साहूकार पर निर्भरता कम हुई है और उसकी खेती करने की ताकत बढ़ी है और वो अच्छे से इस पैसे का उपयोग कर रहा है। फिर खेती और संबंधित क्षेत्रों में एक लंबे अरसे से निजी निवेश का अभाव था, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, तकनीक का अभाव था। इन सब को पाटने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपया, मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपया, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया, छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 10,000 करोड़ रुपया, ऐसे कुल मिला के 1.5 लाख करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस साल में 14,000 करोड़ से अधिक रुपए के प्रोजेक्ट बैंक ने सैंक्शन किए हैं, जो जमीन पर आना प्रारंभ हो गए हैं। इसका परिणाम भी निश्चित रूप से आने वाले कल में खेती के क्षेत्र को मिलेगा। लेकिन कृषि का क्षेत्र टेक्नोलॉजी के उपयोग से सरल भी हो, नई पीढ़ी के लिए आकर्षक भी हो, रोजगारों के अवसरों को सृजित करने वाला भी हो और आदान लागत को कम करने वाला हो, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने वाला हो और कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने वाला हो। इस दिशा में निश्चित रूप से तकनीक का समर्थन अत्यंत आवश्यक है। इतने बड़े कृषि परिवार में जब डिजिटलाइजेशन करने में हम लोग सफल होंगे तो मैं समझता हूँ कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय ICR और राज्यों के साथ मिलकर एग्री स्टैक बना रहा है। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मिशन पर हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है जब यह काम पूर्णता की ओर होगा तो निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में आमूलतूल परिवर्तन आएगा। आम कृषक तक सरकार की योजना की पहुंच बन पाएगी और आम किसान सभी योजनाओं का लाभ लेते हुए कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान कर पाएगा। लेकिन मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि आने वाले कल में कृषि के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए कृषि शिक्षा, तकनीक और ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है और मैं समझता हूं कि आज की ये कॉन्फ्रेंस इस आवश्यकता को पूर्ण करने की दिशा में चर्चा भी करेगी और निष्कर्ष भी निकालेगी। इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणा से भरे, अपनेपन से भरे हुए संबोधन के लिए। And now, as a part of our immense respect and to honor our esteemed guests on the dais, we would like to present mementos to them. मेरा आग्रह है डॉक्टर RC अग्रवाल आपसे कि कृपया माननीय मंत्री महोदय को मेमेंटो भेंट करें। और मेमेंटो भी बहुत खास है और वो क्या है? This portrait is made by the students of Agriculture University नवसारी गुजरात, जो कि NAHEP प्रोजेक्ट के तहत है। This is the unique example of waste to wealth, the laser painting on banana fiber.
वेरी यूनिक। माननीय मंत्री जी का इसमें फोटो है और ये मोमेंटो माननीय मंत्री महोदय आपके लिए सुनहरी यादगार। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अग्रवाल, आपसे ही निवेदन है कि कृपया डॉक्टर RS परोदा को मोमेंटो भेंट करें। और ये फिर से तस्वीर जो कि बनाना फाइबर की बनाई गई है नवसारी के स्टूडेंट्स के द्वारा। देखिए कितनी खूबसूरती से रंगों को उकेरा गया है। वेस्ट टू वेल्थ का एक यूनिक एग्जाम्पल। Now I request Dr. R.C. Agrawal to present mementos to Dr. Oliver Brett. And again, the beautiful, this is the painting, lasso painting on banana fiber. And this is the memento from our side, the memories. Dr. Agrawal is again requested to present mementos to Dr. Himanshu Pathak ji. Again the poetry. बहुत ही सुंदर प्रयास। और फिर मोमेंटो। जिस तरह से भारतीय कृषि सुनहरे युग को देख रही है उसी तरह से सुनहरा प्रयास, सुनहरी यादें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर R.C. Agrawal. I now call upon Dr. Rajendra Prasad, Director ICAR, Indian Agricultural Statistics Research Institute, New Delhi, to propose words of thanks. कृपया आभार प्रकट करें। आप सभी को नमस्कार। परम आदरणीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी, माननीय डॉक्टर RS परोदा जी, पूर्व सचिव डे और महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हमारे वर्तमान सचिव डे एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, डॉक्टर ओलिवर, प्रैक्टिस मैनेजर द वर्ल्ड बैंक, डॉक्टर R.C. अग्रवाल जी, उप महानिदेशक कृषि शिक्षा एवं राष्ट्रीय निदेशक नायब और अध्यक्ष आयोजन समिति डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा सर, डॉक्टर R.B. सिंह सर, डॉक्टर PL गौतम सर, उप कुलपतिगण, उप महानिदेशकगण, विभिन्न संस्थानों से आए निदेशकगण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से सहायक महानिदेशकगण एवं सभी विशिष्ट अतिथिगण, भारत और विदेशों से के प्रतिनिधि, सहकर्मी, मीडिया, सहयोगी, देवी और सज्जनों, विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी को उपयुक्त कर कृषि उच्च शिक्षा के डिजिटल परिवर्तन के लिए, कृषि में उच्च शिक्षा के लिए ब्लेंडेड लर्निंग इकोसिस्टम पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के इस उद्घाटन अवसर पर धन्यवाद प्रस्तुत करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। कृषि में उच्च शिक्षा के लिए ब्लेंडेड लर्निंग इकोसिस्टम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। महोदय, इस समारोह में आपकी गरिमामय उपस्थिति यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन जुड़े हैं। करीब 2000 लोग ऑनलाइन भी जुड़े हैं इस सभागार के अलावा। आपके आशीर्वचनों एवं अनुभव ने इस सम्मेलन के दौरान चर्चा के लिए एजेंडा तैयार कर दिया है, सेट कर दिया है। हम उस पर पूरा विचार विमर्श करेंगे। माननीय डॉक्टर RS परोदा जी, हमारे पूर्व सचिव डेयर और महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को उनकी विशिष्ट उपस्थिति, उनके हमेशा प्रेरक और उत्साहजनक शब्दों से हमें आशीर्वाद देने के लिए महोदय हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। महोदय, आप हमेशा हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। मैं श्री ओलिवर, प्रैक्टिस मैनेजर, विश्व बैंक को अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने और अपनी गर्मजोशी
भरी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता हूं। हम माननीय डॉक्टर हिमांशु पाठक जी के आभारी हैं, जिनके कुशल मार्गनिर्देशन में इस आयोजक टीम ने ब्लेंडेड लर्निंग इकोसिस्टम की दिशा में एक कदम बढ़ाने का साहस किया है। महोदय, जब भी हम आपके मार्गदर्शन के लिए आपके पास पहुंचे हैं, आप हमेशा अपने समय के साथ उदार रहे हैं। महोदय, आपके नेतृत्व में हमें विश्वास है कि हम जो सपना देखा है उसे साकार करने में सक्षम होंगे। हम डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल जी, जो कि इस आयोजक समिति के अध्यक्ष हैं और इस सम्मेलन के विचार के पीछे उनकी सोच है, इस मिश्रित शिक्षा पर सम्मेलन को आयोजित करने का उनका दृढ़ विश्वास, उनकी दूरदर्शिता और कृषि उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। श्रीमान, हम इस सम्मेलन का कार्यक्रम तैयार करने के लिए आपके सभी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आपके आभारी हैं, ऋणी हैं। हम इस सम्मेलन के सह मेजबान विश्व बैंक के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमारा विशेष धन्यवाद राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के टीम टास्क लीडर श्री बैकजोड़ के लिए, जो इस परियोजना में गहरी रुचि रखते हैं और इस सम्मेलन की योजना बनाने में भी सहायक रहे हैं। हम उन सभी मुख्य वक्ताओं, पैनलिस्टों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं जो 3 दिनों के दौरान विभिन्न स्तरों में अपनी बात रखेंगे। हम विभिन्न सत्रों के सह अध्यक्षों के प्रति भी आभार व्यक्त करने हैं, जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया है। हम सभी विशिष्ट अतिथियों के आभारी हैं, जिन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और अपनी सौम्य उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई है। फलदायी अकादमिक विचार विमर्श के लिए डेलीगेट्स किसी भी सम्मेलन की बैकबोन होते हैं। हम सभी मेहमानों और 11 देशों से शामिल होने वाले ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रतिनिधियों के प्रति आभारी हैं। मुझे यकीन है कि इस सम्मेलन के दौरान एकेडमिक डिस्कशन के साथ साथ वे भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति का भी अनुभव करेंगे और अपने साथ मीठी यादें लेकर जाएंगे। इस प्रकार के सम्मेलन के लिए बहुत अधिक तैयारी और टीम वर्क की आवश्यकता होती है। यह PIU NHEP और ICRA की टीम की कड़ी मेहनत और हार न मानने का रवैया है, जिसने इसे संभव बनाया है। उन सभी टीम मेंबर्स को मेरा हार्दिक धन्यवाद। हम टीम के सभी सदस्यों के आभारी हैं कि उन्होंने इस व्यवस्था करने में बहुत ही समर्थन, इच्छुक सहयोग और निर्भीक समर्थन किया है। मैं MPAT उदयपुर के छात्रों का सरियन का केक तैयार करने के लिए भी हार्दिक आभारी हूं। मैं इस सम्मेलन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि सम्मेलन सफल होता है तो यह सभी संबंधितों से प्राप्त सहयोग, इच्छुक सहायता और बेहिचक समर्थन के कारण है। अंत में मैं स्वामी विवेकानंद जी को कोट करना चाहूंगा, हु सेड, एंड आई कोट, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। कृषि उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए, ब्लेंडेड लर्निंग के महत्व का संदेश देने के लिए आइए हम सब इस उद्धरण के मार्ग का अनुसरण करें। अंत में मैं आज के समारोह में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह दुनिया का ज्ञान